अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज रशिया की बात करेंगे जो दुनिया में सिक्योरिटी के एक नए आलमी निज़ाम कायम करने की जानिब बढ़ रहा है और इसका मकसद एशिया, अफ्रीका और मशरक़ वस्ती समेत दीगर खित्तों में दोस्त ममालिक की सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। इसी सिलसिले में रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में सालाना बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इसमें चीन, शिमाली कोरिया, तुर्की और सऊदी अरब समेत 76 मुल्कों के 800 से ज़ायद मंदूबीन ने शिरकत की। दिलचस्प बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में किसी भी मगरबी रियासत को मदऊ ही नहीं किया गया था। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी सलामती के मौजू पर होने वाली ये जो 11वीं कॉन्फ्रेंस है, इसमें शुरका की जानिब से आलमी और इलाकाई सलामती के मसाइल पर बहस की गई। चीनी वज़ीर दिफा जो हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे और रूस के आला दिफाई ओहदेदार ने जब इसमें खिताब किया तो फौजी और सियासी सूरत हाल में बुनियादी तब्दीलियों, सिक्योरिटी के नए आलमी निज़ाम के क़याम और इस्तेहकाम पर जोर दिया। शुरका की जानिब से मशरक़ वस्ती, अफ्रीका और एशियाई खित्ते में सिक्योरिटी के मामलात खुसूसी तौर पर ज़ेर बहस आए और इनके हल के लिए तजावीज़ भी ली गईं। नाज़रीन, रूस की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद है वो आलमी सतह पर मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम के क़याम की राह हमवार करना है। रूस ऐसा क्यों चाहता है, इसी पर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे, उनका तज्ज़िया आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता है। दुनिया इस वक्त बहुत से तनाज़ात का शिकार है। जंगें, दहशतगर्दी और खाना जंगी जैसे वाक़यात जोर पकड़ते जा रहे हैं। इन वाक़यात की रोकथाम कैसे की जाए और आलमी इस्तेहकाम के लिए कौन से इक़दाम उठाना होंगे, इस हवाले से इस सिलसिले में रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में सालाना बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें चीन, शुमाली कोरिया, तुर्की और सऊदी अरब समेत 76 मुल्कों के 800 से जायद मंदूबीन ने शिरकत की। दिलचस्प बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में किसी मगरबी रियासत को मदऊ नहीं किया गया था। रूसी वज़ीर दिफा ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि इब्तदाई नताइज से जाहिर होता है कि यूक्रेन की फौजी वसाइल तकरीबन खत्म हो चुकी हैं और वो दिफाई तौर पर मजीद कमजोर हो रहा है। यूक्रेन के इर्द गिर्द की सूरत हाल को छोड़ा नहीं जाएगा। रूसी फरीक अपने साथियों के साथ मगरब के साथ मौजूदा हाइब्रिड तसादुम के दौरान हासिल करदा नताइज और तजर्बात का इश्तराक करेगा। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज 2012 में हुआ था और मॉस्को में इसका अब 11वां इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीन के वज़ीर दिफा ली शांगफू भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, जो आजकल 6 रोज़ा दौरे पर रूस में मौजूद हैं। इस कॉन्फ्रेंस में शुरका की जानिब से आलमी और इलाकाई सलामती की इंतहाई अहम मसाइल पर खुली बातचीत की गई। दिफाई इदारों, बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान, नुमाइंदों और माहिरीन उमूर सियासियात ने इस हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया में फौजी और सियासी सूरत हाल में बुनियादी तब्दीलियों, आलमी सिक्योरिटी निज़ाम के क़याम और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम के मसाइल के साथ साथ एशिया, अफ्रीका, मशरक़ वस्ती, लातीनी अमरीका और यूरोप में सलामती के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई महकमों, बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदों, अस्करी माहिरीन और सिफारतकारों ने आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम को दरपेश खतरात और सलामती के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। रूसी वज़ारत दिफा के ज़रिए इहतिमाम मुनक़िदा इस तकरीब का मरकज़ी मौजू कसीर कुतबी आलमी निज़ाम के क़याम के अमल में पैदा होने वाली नई हकीकतों में ताउन का क़याम होगा। दूसरी जानिब चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि चीनी और रूसी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मामलात पर और मुख्तलिफ तरीकों से राब्तों को बरकरार रखा है। चीन और रूस ने दो तरफ़ा ताउन और मुश्तरका तशवीश के मसाइल समेत वसी मौज़ूआत पर आला सतह तबादलों का मुनज़्ज़म अंदाज में तबादला ख्याल किया है और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि दोनों ममालिक नए दौर में जामे ताउन पर मबनी शराकतदारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। चीनी वज़ीर दिफा मॉस्को का दौरा मुकम्मल करके रूस के करीबी इत्तेहादी बेलारूस का दौरा भी करेंगे। चीन ने रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदार रहने का ऐलान कर रखा है और वाज़ेह कर चुका है कि वो जंग में किसी भी फरीक को हथियार फराहम नहीं करेगा। रिपोर्ट आपने देखी और रशिया का ये जो सिक्योरिटी के एक नए आलमी निज़ाम को कायम करने की कोशिश है, इसी पे बात करेंगे। GR बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए सफ़ीर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर और इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम। बलोच साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा बलोच साहब, ये जिस नए सिक्योरिटी निज़ाम की बात की जा रही है, पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ खित्तों में ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ये जो सलामती की सूरत हाल है, इसको यकीनी बनाने में कैसे मुअस्सर साबित होगा, क्यों इसके बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है सर? थोड़ा सा मैं आई थिंक बैकग्राउंड के लिए नाजरीन के साथ और आपके साथ शेयर करूं कि ये जो कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है रशिया ने मॉस्को में कराई है, वो एक रेगुलर उनका फोरम है जो कि 2012 से चल रहा है। दिस इज द 11th मीटिंग जो, लेकिन ये जो है वो उसमें हालांकि गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते हैं, कुछ
تھنک ٹینکس کے لوگ بھی آتے ہیں اس میں, لیکن وہ ایک لحاظ سے ڈیبیٹنگ کلب ہے, کوئی ابھی تک کوئی اس میں الائنس نہیں ہے. لیکن اس وقت کی جو ٹائمنگ ہے رشیا کی, اور خاص طور پہ جو پریزنس ہے کچھ کنٹریز جس میں چائنا ہے, سعودی عرب ہے اور بہت سارے ممالک ہیں, لیکن یہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ وہ ممالک ہیں جو کہ اپنے ریلیشن شپ کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال ہے رشیا کا جو بیسک سٹینس رہا ہے اسپیشلی پیوٹن کا, کہ اس نے کبھی بھی ریکنسائل نہیں کیا تھا, اور ہمیشہ ان کا یہی دعویٰ تھا کہ اس دنیا کو یونی پولر نہیں ہونا چاہیے. آف کورس obviously this we are talking of after the Cold War, اور اس کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو اس کے بعد پیوٹن نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ اگر اس کو ریپلیس ہونا ہے بائی پولر ورلڈ کو جہاں پہ دو طاقتیں تھیں, تو اس کو ملٹی پولر سے جو ہے وہ ہمیں سبسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے, یونی پولر سے نہیں کرنا چاہیے. یونی پولر ورلڈ میں کیا ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ یو ایس کی جو ہے یا ایک کسی اور پاور کی مونوپولی ہو. تو میرے خیال ہے یہ رشیا کا بھی, اور لگتا ہے کہ چائنا بھی اس کے ساتھ اب جڑ گیا ہے, اور کچھ اور کنٹریز ہیں جو چاہتے ہیں, اور جس میں میرے خیال ہے یہ ایک کنسنسس ہے پوری دنیا کے اندر کہ اس وقت اگر ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں, اگر ہم پراسپیرٹی چاہتے ہیں, اور ایک کوآپریٹو, ایک کولابوریٹو اور ایک پروگریسو گلوب دیکھنا ہے, دنیا دیکھنی ہے, تو اس میں ضروری ہے کہ لامحالہ ملٹی پولر ورلڈ ہونی چاہیے, جس میں مرکز ایک یا دو نہیں لیکن بہت سے مراکز طاقت کا منبع ہونے چاہیے, جس کے اوپر ہم اس دنیا کے نظام کو رکھ سکیں اور جس پہ ڈیپینڈ کر سکیں. اور اس کے بڑے ٹرسٹ کیوں نہیں کیا گیا یورپی ممالک پر, کیوں ان کو مدعو نہیں کیا گیا اس کے اندر؟ یہ تو obvious ہے کہ ابھی بیسیکلی جو یہ بڑا اچھا فورم ہے, بڑی اچھی نیت ہے, اور بہت اچھا اور بڑا اچھا آئیڈیل ہے ایک لحاظ سے, یا ایک اچھا آئیڈیا ہے جس کو لے کے چل پڑے, لیکن ٹائمنگ کے حوالے سے میرا خیال ہے کوئی اتنا اچھا اس لیے نہیں ہے چونکہ جنگ چل رہی ہے یوکرین کے اندر. رشیا ہیز انویڈیڈ, وہ ایوریبڈی ایگریز ود دیٹ, ایک خود مختار ملک کی سرحدوں کو پار کیا اس نے. ایک لحاظ سے ہم سب ایکسپرٹس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایک وائلیشن آف انٹرنیشنل رولز ریگولیشن ہے, جہاں پہ آپ حدود کو بغیر پرووکیشن کے نہیں کر سکتے. تو جب آپ حدود پار کر جاتے ہیں, وائلیشن آف لا ہو جاتا ہے, اور ہزاروں لاکھوں سینکڑوں جو ہے وہ کیجولٹیز ہو جاتی ہیں, تو یہ آئیڈیا بڑا اچھا ہے, لیکن جو اس وقت ہے اس کو ڈسکس کرنے کا, وہ اتنا اپرچون نہیں ہے, اتنا اس میں سے مثبت نتائج نکلنے کے بہت کم امکانات ہیں میرے خیال میں. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ جب ملٹی پولر ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے, جس میں یو ایس بھی ہے, یورپین یونین بھی ہے, اور بہت سارے ملک جو کہ ان دونوں بلاک کے ساتھ الائنڈ ہیں. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ رشیا, چائنا. ایک اور سوال جو یہاں ابھرتا ہے ذہن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن ممالک نے اس کے اندر شرکت کی ہے, ترکی ہے, سعودی عرب ہے, ایران ہے, یہ صرف 3 بڑے ممالک نہیں ہیں بلکہ 76 سے زائد ممالک ہیں جن کے 800 سے زائد مندوبین نے اس کے اندر شرکت کی ہے. تو یہ جو جنگ جاری ہے دونوں ممالک کے درمیان, اس پر کسی طور ان کی شرکت جو ہے اور اس کانفرنس کا ہونا جو ہے یہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس سے یوکرین کو کیا میسج گیا ہے اس کانفرنس کے اس وقت ہونے سے اور اس میں اتنے سارے ممالک کے شرکت کرنے سے؟ بلوچ صاحب. یہ یوکرین کا اتنا ریلیونس اس لیے نہیں ہے کہ یہ ان کا وہاں جانا, ان اتنی کنٹریز کا رشیا میں فور ڈسکشن کہ جہاں پہ آپ ملٹی پولر ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, اس کا اتنا اثر اس لیے نہیں ہو کہ بہت سارے اس میں سے ایسی بھی کنٹریز ہوگی جو کہ رشیا کے اس حملے کو یا اس انویژن کو قبول نہیں کر رہے ہوں گے. تو اس میں میرے خیال اس میں ڈائریکٹ نہیں ہے, لیکن ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے اس میں سے جو کہ ریلیونٹ سوال بھی بنتا ہے, اور اس کا جواب میں کوشش کروں گا دینے کا, کہ دنیا میں اب اگر 76 ملک 260 میں سے آئیں, اس کا مطلب ایک 1/3 of the world is not happy with a unipolar world or a world order جس کو یو ایس یا مغرب جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے. تو ایک چاہت ہے, ایک ارج ہے اور ایک ڈیمانڈ ہے ورلڈ کمیونٹی کے اندر. We are talking of millions of people. We are not talking of 1 or 2 countries. 76 ملک ہیں. It's quite a big chunk of اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس انیشیٹو کو جو سپورٹ کر رہا ہے it is the emerging power that is China. لہٰذا اس کے ہونے سے بہت بڑا
वेट आ जाता है इस कॉन्फ्रेंस को। और एक बात और मैं बताता चलूं आपको कि वहाँ चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं इसमें, जो कि बहुत हाई रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव्स का है। पुतिन मेरे ख्याल डायरेक्टली उनसे बात नहीं करेगा, सिर्फ कोई मैसेज उनको वहाँ देगा कॉन्फ्रेंस में। लेकिन वो जो डिफेंस मिनिस्टर है चाइना का, कि ना सिर्फ ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा, वो वहाँ 6 दिन के लिए क़याम करेगा। इसका मतलब है वो 6 दिन सिर्फ चाय और बिस्किट तो नहीं ना खाएंगे, वो कोई बातचीत करेंगे। बातचीत क्या करेंगे? वर्ल्ड ऑर्डर के मुतालिक करेंगे, यूक्रेन की वॉर के मुतालिक करेंगे, मगरिब की एक लिहाज से जो चाहत है कि वही मगरिब डोमिनेटेड और वर्ल्ड ऑर्डर चलता रहे, उसके मुतालिक बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें बहुत सारी चीज़ें इसके आउटकम में बज़ाहिर नज़र ना आए, उसके बावजूद भी बसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका असर अगले दिनों में, अगले सालों में हम देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। और वाकई आपकी ऑब्जर्वेशन भी दुरुस्त है कि यूक्रेन के ऊपर भी इसका असर हो सकता है, इस लिहाज से कि अगर चाइना की तरफ से या और मुल्कों की तरफ से रशिया को ये अश्योर कराया जाता है कि उसकी इकोनॉमी इस हद तक नहीं वो डूबने देंगे कि वो अपनी जंग जारी ना कर सके। क्योंकि अब मसला जाके जहां ठहरा है यूक्रेन की वॉर का, कि कौन कितना लंबे अरसे तक सस्टेन कर सकता है। अच्छा, ये सस्टेन करने की बात हो रही है तो सर मुझे जरा ये बता दें, बलोच साहब, जब ये जंग शुरू हुई थी तभी से लग रहा था कि जब बस ये अब कुछ महीनों के अंदर जो है इसका कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो निकल आएगा और फिर हम देखेंगे कि जंग जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर हमें ऐसा लगा एक वक्त गुजरने के बाद कि शायद कुछ ममालिक जो है वो इंटरवीन कर रहे हैं, तो कोई सालसी करेगा और ये जंग जो है ख़त्म हो जाएगी। फिर चाइना आगे बढ़ता है, कुछ निकात पेश करता है, तब भी हमें लगा कि जंग जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरफ हैं, लेकिन जो रशिया और यूक्रेन चाह रहा है और ख़ासतौर पर जो अमेरिका और यूरोप चाह रहा है इस जंग को लेकर, वो इस जंग को ख़त्म नहीं होने देगा। देखिए, कुछ तो चीज़ें वजाहत, जिस तरह मैंने कहा कि डिप्लोमेसी में होता यह है कि जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो may not be that important as those things which we do not see it. अब आपको मैं याद दिलाऊं कि एक यूक्रेन पे एक कॉन्फ्रेंस हुई है, सऊदी अरब ने उसको होस्ट किया था, जिसमें सऊदी अरब, जिसमें अमेरिका और बहुत सारी कंट्रीज, जो कि चाइना भी था उसके अंदर मेरा ख्याल है। तो ये एक लिहाज से मुख्तलिफ जहत में कोशिशें हो रही हैं कि कोई ऐसा वाया मीडिया निकाला जाए कि जिसमें दोनों पार्टीज के जो वाइटल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि हो ये रहा है कि अब वर्ल्ड इकोनॉमी इज एट स्टेक, इट इज नॉट ओनली इंडिविजुअल कंट्रीज, कोई सिर्फ यूक्रेन नहीं है, सिर्फ रशिया नहीं है, लेकिन अब यूरोपियन इकोनॉमीज जो है उसके ऊपर अब बाइट होना शुरू हो गया है। इवन यूएस का अपना मसला जो है इकोनॉमी का हो रहा है, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में फूड शॉर्टेजेस हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की तरफ से बढ़ता हुआ प्रेशर जरूर है दोनों साइड के ऊपर, रशिया के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी, कि किसी तरह से कोई आप एग्रीमेंट कीजिए, कोई बातचीत कीजिए और कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड निकालिए। तो मुझे लगता है कि टाइम तो लगेगा इसमें, लेकिन शायद एक लिहाज से नई सोच आ रही है दुनिया के अंदर और प्रेशर बढ़ रहा है दोनों साइड्स जानिब से कि कोई मिडिल ग्राउंड है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव कुछ अरसे में आइंदा हम होते हुए देखेंगे, अल्लाह करे कैसे ही हो। बहुत शुक्रिया जिया बलोच साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे। नाज़रीन, जिया बलोच साहब का तज्ज़िया आपने सुना। रूस दुनिया में जो एक नया सिक्योरिटी निज़ाम लेकर आना चाह रहा है और उसके लिए मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका समेत दीगर खित्तों को मिलाना चाह रहा है, लेकिन उसमें उसने यूरोप को इग्नोर किया है, उसको नहीं बुलाया है। और 76 से ज़ायद जो ममालिक हैं, जी हाँ 76 ही हैं, उनके 800 के करीब मंदूबीन जो हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है। क्या मैसेज गया है, जंग जो जारी है यूक्रेन और रशिया के मबैन, उस पर इसका क्या असर आएगा, अमेरिका किस तरह से देखेगा, ये सारी चीज़ें आपने जिया बलोच साहब के तज़िये में जानी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आप मिलेंगे आपसे हम तो कुछ मज़ीद टॉपिक्स जो हैं वो आपसे शेयर कर रहे होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम राहे हिदायत में हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि बात करें ख़वातीन के मसाइल पर।
وہ سوال جو میری بہنوں کے، میری ماؤں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا حل معلوم ہو سکے، ان کا جواب مل سکے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہم نے مدعو کیا ہے اپنے ان تمام خصوصی پروگرامز میں اسلامک اسکالرز کو جو خواتین ہیں، اور وہ دیں گی آپ کے سوالات کے جوابات۔ جب بھی تمہیں وراثت تقسیم کرنی ہو تو لڑکی کے 2 حصوں کے برابر لڑکے کا 1 حصہ ہے۔ میرج از این انسٹیٹیوشن، اس کو تو پوری دنیا اب اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے۔ ڈرامے بالکل بامقصد ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے کچھ بچیاں سیکھیں۔ ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک عورت کے ساتھ اچھا سلوک اور ذمہ داری پوری نہ کرو۔ تو اگر مہر وقت نکاح مقرر کیا گیا ہے تو آدھا دیا جائے۔ اس بار ہمارے مقابلے ایک طاقتور دشمن بھیجا گیا ہے، تم ہار چکے ہو۔ میں کبھی ہار نہیں مانتا۔ دیکھ لیں گے آپ، سب دیکھ لیں گے۔ ایک خفیہ پیغام کے ذریعے جنگ کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ تب ہوا جب گستاف ہماری قید میں تھا۔ ہم اسے کیسے روکیں گے؟ گستاف کے آدمیوں کو ڈھونڈ کر۔ عبدالحمید ایک بار پھر سے جیت گیا۔ ہم آپ کو نقشہ دے رہے ہیں، گزرگاہ کی تفصیلات کا مطالعہ کریں۔ ہمیں اس گزرگاہ کے نقشے کو حاصل کرنا ہوگا۔ اگر سلیم پاشا وہ نقشہ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ وہ غدار نہیں ہے۔ کون مر گیا ہے؟ گستاف۔ میں محل کو دھماکے سے اڑا دوں گا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ سلیم پاشا کا ارادہ آخر کیا ہے۔ رک جائیں، یہ میرے آقا کا حکم ہے، میں حکم ضرور مانوں گا۔ رخ کریں گے امریکہ کا، جہاں گن وائلنس کے بعد خودکشی کے واقعات بھی تشویشناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 1 سال کے دوران امریکہ میں 49,000 سے زائد افراد نے زندگی کا خاتمہ کر لیا، اور یہ تعداد ناظرین 2021 کی نسبت 2.6% زیادہ ہے۔ امریکی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق سال 2022 میں کی جانے والی خودکشیوں کے نصف سے زائد واقعات ایسے تھے جن میں آتشی اسلحہ جو ہے اس کا استعمال کیا گیا تھا۔ ناظرین، عام لوگوں کی رائے میں امریکہ کو جہاں محفوظ ترین ملک سمجھا جاتا ہے، وہیں یہ حقیقت بھی عیاں ہونی چاہیے کہ وہاں گن وائلنس کے جو واقعات ہیں انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق کر رکھے ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی ریاست میں اندھا دھند فائرنگ کر کے بے گناہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور ناظرین پچھلے چند سالوں کے دوران ایسے واقعات میں 26,794 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 186 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ 7.5 ماہ کے دوران خودکشی کرنے والوں کی تعداد 14,496 اور فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 11,878 تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں اسلحے کا استعمال بڑھتا کیوں جا رہا ہے، اور کیا وہاں قانون کی گرفت کمزور ہو چکی ہے یا لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آ چکے ہیں؟ اسی پر آج آپ کو ایک خصوصی پیکج دکھاتا ہے۔ امریکہ میں خودکشی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ نئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس امریکہ میں لگ بھگ 49,500 افراد نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا۔ یہ تعداد امریکہ میں اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ امریکہ میں رواں صدی کے اوائل سے لے کر 2018 تک خودکشی میں مسلسل اضافہ ہوا، اور قومی شرح 1941 کے بعد سے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس سال امریکہ میں 48,300 افراد نے خودکشی کی تھی، تاہم سال 2019 میں اس کی شرح میں کمی ہوئی، جبکہ 2020 میں بھی کورونا وبا کے پہلے سال یہ تعداد دوبارہ کم ہوئی۔ لیکن سال 2021 میں خودکشیوں میں 4% اضافہ ہوا۔ 2022 میں نئے اعداد و شمار کے مطابق یہ تعداد 1,000 سے زیادہ بڑھ کر 49,449 تک پہنچ گئی۔ خودکشیوں کی یہ تعداد 1 سال قبل کے مقابلے میں لگ بھگ 3% زیادہ ہے۔ امریکی صحت عامہ کے ادارے CDC کا کہنا ہے کہ بزرگوں میں خودکشی کی تعداد میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ 45 سے 64 سال کی عمر کے لوگوں میں اموات میں تقریباً 7%، جبکہ 65 سال اور اس سے زائد کے لوگوں میں
8% से ज्यादा का इजाफा हुआ। सफेद फार्म मर्दों में ये शरह सबसे ज्यादा देखी गई। 25 से 44 साल तक की उम्र के लोगों में खुदकुशी की शरह लगभग 1% बढ़ी। सीडीसी हुकाम ने बताया कि साल 2022 में 10 से 24 साल की उम्र के लोगों में खुदकुशी के वाकयात में 8% से ज्यादा कमी भी हुई। इसकी वजह नौजवानों की ज़हनी सेहत के मसाइल पर ज्यादा तवज्जो और स्कूलों और दीगर अफराद को इस मसले पर ज्यादा तवज्जो देने के लिए दबाव भी हो सकती है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि खुदकुशी एक पेचीदा मामला है और हालिया इजाफे के मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन की बुलंद शरह और ज़हनी सेहत की सर्विसेज की महदूद दस्तयाबी भी शामिल है। अमेरिकी फाउंडेशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन में रिसर्च के सीनियर नायब सदर का मानना है कि खुदकुशियों की एक अहम वजह महदूद दस्तयाबी भी शामिल है। अमेरिकी वज़ीर सेहत ने अपने बयान में कहा कि 10 में से 9 अमेरिकियों का ख्याल है कि अमेरिका ज़हनी सेहत के बहरान का सामना कर रहा है, जिससे खुदकुशियों में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब अमेरिका में रवां साल के आगाज से अब तक आतिशी असला 26,794 अफराद की जिंदगियां ले गया। अमेरिकी दायरे गन वायलेंस आर्काइव की रिपोर्ट के मुताबिक 14,496 अफराद ने खुदकुशी की, जबकि 11,878 अफराद को कत्ल किया गया। मैस शूटिंग के वाकयात में 443 अफराद जान से गए। जून 2022 में अमेरिकी सेनेट ने फायरिंग के वाकयात की रोकथाम के लिए गन कंट्रोल बिल मंजूर कर लिया था, जिसे 30 बरसों में सबसे अहम कानून साजी करार दिया गया। लेकिन इसी असना में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अमेरिकी शहरियों को जाती दिफा के लिए अवाम में आम असलहा ले जाने का हक हासिल है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से आतिशी असले के खिलाफ सख्त कानून साजी के लिए दबाव के बावजूद उसे मुमकिन नहीं बनाया जा सका। बात करेंगे अफ्रीकी मुल्क एथोपिया की, जिसे 2 साल खाना जंगी के बाद बदतरीन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और वहाँ का एक शहर है अम्हारा। वहाँ धमाके के दौरान 26 से ज़्यादा अफराद के हलाक और 50 से ज़्यादा के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। कहा यह जा रहा है कि हलाक होने वाले अफराद आम शहरी थे और किसी ग्रुप ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन सरकारी फ़ौज ने इल्ज़ाम ये आयद किया है कि ये कार्रवाई फ़ानो नामी मुसल्ला ग्रुप ने की, जिसमें बड़े पैमाने पर शहरियों की हलाकत हुई है। नाज़रीन, ये जो मुसल्ला ग्रुप है, इसका सरकारी फ़ौज से तनाज़ा क्या है? दरअसल ये गिरोह माजी में खाना जंगी के दौरान सरकारी फ़ौज के शाना बशाना लड़ चुका है, जिसके बाद इस गिरोह ने मुख्तलिफ कस्बों में अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया। सरकारी फ़ौज ने उन्हें आबादी वाले इलाकों से निकालने की कोशिश की, तो यही मुसल्ला अफराद अब मज़ाहमत पर उतर आए हैं। एथोपिया में जो पुलिस स्टेशंस मौजूद हैं, वहाँ से और जेलों से हथियारों और गोला बारूद की लूटमार और दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात भी आम हो चुके हैं। नाज़रीन, सूडान और नाइजर के बाद एथोपिया में दहशतगर्दी और लाकानूनियत बढ़ने से खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल शदीद खतरात से दोचार हो रही है। क्या इन हालात का मुकाबला करने के लिए अफ्रीकी ममालिक को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी और क्या इस पर कुछ गौर किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। एथोपिया के इलाके अम्हारा में एक मुश्तबा हवाई हमले में कम अज कम 26 अफराद हलाक हो गए। एक अस्पताल के एहलकार का कहना है, जैसा कि एक मुसल्ला ग्रुप ने इस माह लड़ाई शुरू होने के बाद से आम शहरियों की वैसे पैमाने पर हलाकतों का आगाज किया था। एथोपिया के इंसानी हुकूक कमीशन ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी अफवाज ने मलेशिया को अम्हारा के बेशतर बड़े कस्बों से बाहर धकेलने में कामयाबी हासिल की, लेकिन शुमाली इलाके के दीगर हिस्सों में भी झड़पें जारी हैं। वफाकी हुकूमत ने 4 अगस्त को हंगामी हालत का ऐलान किया था। ये लड़ाई, जिसको फानो के इल्जामात की वजह से हवा मिली है कि वफाकी हुकूमत अम्हारा के दिफा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पड़ोसी इलाके टिग्रे में 2 साल खाना जंगी के बाद से ये इथोपिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी बहरान है। एथोपिया की हुकूमत ने फानो के इल्जामात की तरदीद की है। एक गैर रस्मी मलेशिया जिसने टिग्रे जंग के दौरान वफाकी अफवाज की हिमायत की थी, हुकूमत, फौज और वज़ीर आज़म अबी अहमद के तर्जमान ने गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की इस हमले के बारे में तफसीलात का रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अस्पताल के एक एहलकार ने बताया कि 4 अफराद अस्पताल में और दीगर 22 अफराद जाए वकूअ पर या अस्पताल जाते हुए मर गए थे। धमाके में जख्मी होने वाले 55 अफराद का इलाज किया जा रहा है। आईनी शाहिदीन कहते हैं कि इस धमाके ने शहर को हला कर रख दिया था। मालूम नहीं कि ये ड्रोन हमला था या कुछ और, लेकिन ये आसमान से गिरा।
ऐसी मुसद्दका इतलात भी मिल रही हैं कि दीगर कस्बों में हमलों और गोलाबारी के नतीजे में शहरी हलाक हो रहे हैं। तफ्तीशकारों ने इंसानी हुकूक की तंजीम को बताया कि इस तनाज़े के शुरू होने के बाद से मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट किए हैं, जिनमें मुजाहिरीन का कत्ल, पुलिस स्टेशनों और जेलों से हथियारों और गोला बारूद की लूटमार और अम्हारा के इलाकाई इंतजामिया के एहलकारों को निशाना बनाना शामिल है। मुतअद्दिद वाक़यात में शहरियों को सड़कों पर या इनके घरों के बाहर मारा गया। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते के दूसरे सबसे बड़े शहर गवंडर में बहुत से शहरी हलाकतों और शिवर रोबिट में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मावराए अदालत कत्ल की मुसद्दका इतलात हैं। मजीद ये कि इथोपिया के दारुल हुकूमत में भी अम्हारा नस्ल के शहरियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई हैं। सिर्फ इथोपिया ही नहीं, अफ्रीका के कई ममालिक जंग और खाना जंगी समेत दहशत गर्दी का शिकार होते दिखाई देती हैं। सूडान में सरकारी और नीम सरकारी दस्तों के माबैन कई हफ्तों से जंग जारी है। नाइजर में फौज ने सदर का तख्ता उलटकर इक्तदार संभाल रखा है, जबकि बर्किना फासो, सोमालिया, इथोपिया समेत कई ममालिक ऐसे हैं जहां दहशतगर्द, गैर रियासी मुसल्लह गिरोह और मुजरिमाना नेटवर्क आमतौर पर स्मगलिंग, इंसानी खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी तौर से माली वसाइल जमा करने के दीगर तरीकों के जरिए मकासद हासिल करने में मसरूफ हैं और दहशत गर्दी के वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। ताहम खित्ते को लाकानूनियत से बचाने के लिए मुश्तरका इक़दामात नजर नहीं आ रहे। प्रोग्राम में कुछ मजीद रिपोर्ट्स भी शामिल करेंगे, कुछ मजीद तज्ज़िये भी आपसे शेयर करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है। सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। और अब पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग देने के लिए एक अच्छी खबर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। खबर यह है कि दुबई से स्कर्दू के लिए बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर नाज़रीन हफ्ते में एक परवाज़ का आगाज़ किया गया है। PIA की जो पहली परवाज़ है, इससे 80 मुसाफिर स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। इस परवाज़ के आगाज़ को सयाहत के फ़रोग और खित्ते के राबितों को बढ़ाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है और यकीनन ऐसा है भी। नाज़रीन, जब हम स्कर्दू शहर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सतह समंदर से 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। कुदरती नज़ारों से भरपूर इस वादी के चारों अतराफ बर्फ़पोश पहाड़ हैं, जहाँ कदीम झीलें और सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ सयाहों को हमेशा अपने शहर में जकड़ लेती हैं। इसीलिए तो गैर मुल्की सयाह भी दुबई से स्कर्दू के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होने पर बहुत खुश हैं। ये फ़्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान के खूबसूरत शुमाली इलाका जात को गैर मुल्की जो मुसाफिर हैं उनके लिए रसाई के काबिल बनाएगा।
पाकिस्तान सयाहत के शोबे को फ़रोग देकर न सिर्फ सालाना करोड़ों डॉलर्स कमा सकता है नाज़रीन, बल्कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के क़याम से मकामी सतह पर रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। पाकिस्तान में सयाहती शोबे की तरक्की के लिए मज़ीद क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं और ये जो परवाज़ है इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, कितनी परवाज़ें हफ्ते में चल रही होंगी, किस तरह से इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सयाहत के लिए कितना अच्छा है, इस पर हमारे पास आज एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में माहौलियाती तब्दीलियों और आलमी दर्जे हरारत में इजाफे के बायस सियाहती सरगर्मियों को शदीद मुतासिर किया। इको टूरिज्म और कैंप विलेजेस मंसूबों के जरिए बहाल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने गिलगित बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू के लिए बैनुल अक़वामी परवाजों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसका आगाज 14 अगस्त को हुआ, जब दुबई से पहली डायरेक्ट फ्लाइट स्कर्दू एयरपोर्ट पर लैंड की। इस परवाज पर 80 मुसाफिर सवार थे। PK-324 की लैंडिंग के साथ जहां स्कर्दू एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, तो वहीं बाज लोगों का मानना है कि जब फितरत से मोहब्बत करने वाले गैर मुल्की सयाह फिजा के रास्ते स्कर्दू आएंगे तो उन्हें एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। स्कर्दू बल्तिस्तान डिवीजन का सबसे बड़ा शहर है, जिसे इस खित्ते में सियाहत और एडवेंचर स्पोर्ट्स का मरकज समझा जाता है। सियाहती मकामात में दुनिया का बुलंद तरीन महफूज पार्क देवसाई, शंग्रीला झील, सदपारा और कचोरा झील शामिल हैं। ये खित्ता एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी खास अहमियत रखता है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 4 स्कर्दू में वाक़ हैं, जबकि कई छोटी बड़ी चोटियां ट्रैकिंग के शौकीन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं, जिन तक स्कर्दू शहरी ही से गुजर कर पहुंचा जा सकता है। साल के बेशतर हिस्से के दौरान स्कर्दू का मौसम खुशगवार रहता है। सर्दियों में यहाँ शदीद बर्फबारी देखने को मिलती है, मगर बाकी पूरे साल बारिशें कम ही होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका ही स्याहों की जन्नत है, मगर स्कर्दू का एडवेंचर स्पोर्ट्स और सियाहत में एक मुनफरिद मकाम है। दुनिया की हर को पैमा की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ करीब ही वाक़े दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी के टिव को सर करे। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक कोविड के बाद साल 2022 में करीबन 20 लाख गैर मुल्की सयाहों ने पाकिस्तान का रुख किया, जिसमें से 12,000 से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान गए। इसमें एक बड़ी तादाद एडवेंचर स्पोर्ट्स और सियाहत करने वालों की थी। इसी दौरानिये में गिलगित बल्तिस्तान में मुल्की सयाहों की तादाद करीबन 1 लाख रही। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशन ने दुबई से स्कर्दू के लिए फ्लाइट ऑपरेशन को खुशआइन करार देते हुए कहा कि इसमें शक नहीं कि इससे गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को तरक्की मिलेगी, पाकिस्तान को इसी शोबे से डॉलर भी मिलेंगे। PIA के तर्जमान कहते हैं कि सियाहत को फिरोग इसी शक्ल में मिलेगा जब गैर मुल्कियों के लिए गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू में आसान रसाई होगी। मकामी अफराद के मुताबिक इस वक्त स्कर्दू में काफी सरमाकारी हो रही है। अच्छे और बड़े 3 और 4 स्टार होटल बन रहे हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी, अपना बहुत सारा ख्याल। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। म्यांमार में कीमती जेड पत्थर की कान पर मट्टी का तौदा गिरने से 32 कारकुन हलाक हो गए। अमरीकी खबर से इदारे के मुताबिक मट्टी का तौदा गिरने का वाकया जनूबी रियासत के पहाड़ी इलाके हिपकानत में पेश आया। फायर सर्विस म्यांमार के मुताबिक अफसोसनाक वाकये की इत्तला मिलती ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। महकमा फायर सर्विस ने बताया कि मट्टी का तौदा गिरने से करीबी झील में पानी की सतह में इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से कारकुनों को निकलने में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहरे ओकियानूस के जजीरे पर तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, जिससे मुतादिद अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफसोसनाक वाकया जजीरे केप वर्दे के साहिल पर पेश आया। तारकीन वतन कश्ती से मगरबी अफ्रीकी मुल्क सेनेगल से रवाना हुए थे, जिसमें तकरीबन 100 अफराद सवार थे। कश्ती डूबने की इत्तला मिलती ही रेस्क्यू अमल शुरू किया गया और 40 के करीब अफराद को बचा लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकामी इंतजामिया ने हादसे में मरने वालों की तादाद की फिलहाल कोई तस्दीक नहीं की। कनाडा के जनूबी शुमाल में बड़े पैमाने पर जंगलात में आग लगने के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जंगलात में लगी आग 1,30,000 स्क्वायर फीट तक फैल चुकी है, जिसने 13 सूबों को अपनी लपेट में ले लिया। हुकाम ने रिहायशियों को इनखला के अहकाम जारी कर दिए हैं। साथ ही आग को बुझाने के लिए फौज की मदद भी तलब कर ली गई है।
लीबिया में खाना जंगी के दौरान दो मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान झड़पों के ताज़ा वाक़यात में 27 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक झड़पों की वजह से शहरी अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। लीबिया की वजारत सेहत का कहना है कि ये रवां साल तराबलस को हलाक कर रख देने वाली सबसे शदीद लड़ाई है। लीबिया रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने ट्विटर पर तमाम फरीकों से पुरअमन होने और कशीदगी को कम करने का मुतालबा किया ताकि उनकी टीम काम कर सके और फंसे हुए शहरियों को मदद मुहैया की जा सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अफ़गान तालिबान ने वादे किए मगर पूरे नहीं किए। तालिबान को उनके वादों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि जब तक ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तालिबान के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। उनका कहना था कि 2 बस में तकरीबन 34,000 अफगान शहरियों को खुसूसी इमिग्रेंट वीज़े जारी किए गए हैं। अगस्त 2021 से अब तक $1.9 बिलियन अफगान अवाम की इमदाद के लिए अतिया किए हैं। इंडोनेशिया में इंतखाबात के इनेकाद पर तनाज़ा हुआ। स्पीकर इवान बाला ने कुदरती आफात की वजह से इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ दी है। स्पीकर के मुताबिक कुदरती आफात के दौरान इंतखाबी अमल शुरू करना मुनासिब नहीं। इस वक्त ये कौमी मसला है और इस पर मुज़ाकरात करना जरूरी है। आलमी मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी बड़ी जमहूरियत है जहां हर 5 साल बाद कौमी इंतखाबात का इनेकाद होता है। अगले इंतखाबात का शेड्यूल फरवरी 2024 है। इंडोनेशिया के इंतखाबात में ताख़ीर एक मुतनाज़ मौजू है।